हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। तो आज का हमारा टॉपिक होगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में, इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब आज के हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अक्षांश देशांतर रेखाओं की जरूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जैसे कि हम अपने आदिमानव काल में पहुंचते हैं। ठीक है, आदिमानव काल में मनुष्य यूं ही भटकता फिरता रहता था। ये हमारी पृथ्वी है, इस पर यूं ही भटकता फिरता रहता था। कहीं अपना भोजन मिला वहीं पे खा लिया, फिर आगे चल दिया, ऐसे ही घूमता फिरता रहता था। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसा कि हम जानते हैं मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ और वह अपना एक घर बनाकर रहने लगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे रहने लगा, कोई यहाँ पे रहने लगा। ठीक है, तो ऐसे ही अपना एक घर बनाकर रहने लगे। ठीक है, और अपना कृषि पालन पशुपालन करने लगे और भी बुद्धि का विकास होने लगा। भाई इनके रिश्तेदार वगैरह कोई कहीं पे रहने लगा, कोई कहीं पे रहने लगा। ठीक है, और आगे बढ़े तो जैसे कि आजकल हम मंगा लेते हैं पार्सल के थ्रू की सामान मंगा लिया, तो जगह का एड्रेस का पता हो गया कि भाई ये लोकेशन है हमारी, यह स्थिति है, यहाँ पे आके आप हमारा सामान पहुंचा दो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मनुष्य की बुद्धि का विकास होता गया और मनुष्य की जरूरतें भी बढ़ती गई। ठीक है, तो एक स्थिति का पता लगाने के लिए कि एग्जैक्ट जगह लोकेशन का पता लगाने के लिए कि कौन कहाँ पे है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की हम इसकी वजह से हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जरूरत पड़ी। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कोई किसी का रिश्तेदार यहाँ पे है, हम पढ़ेंगे कि 0 डिग्री देशांतर, 23.5 डिग्री देशांतर, इस प्रकार हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो कोई मान लीजिए किसी का रिश्तेदार यहाँ पे है और वो बोल देता है कि भाई दूसरे रिश्तेदार इसको इसके पास जाना है। ठीक है, तो वो कैसे जाएगा, इस लोकेशन का पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बोल देगा कि 23.5 डिग्री अंतर पर आ जाओ भाई। ठीक है, तो लेकिन 23.5 डिग्री पूरी की पूरी हो गई। ठीक है, यहाँ पे इसको ये पूरी स्थान पर कहाँ ढूंढेगा। तो इसके बाद फिर मनुष्य को थोड़ी प्रॉब्लम हुई। ठीक है, कि भाई ये तो कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं हुई। हाँ, ये तो पता चल गया कि 23.5 डिग्री के ऊपर है, लेकिन 23.5 डिग्री तो बहुत लंबी है, कहाँ कहाँ उसको ढूंढेगा। ठीक है, तो उसके बाद उसने फिर ये देशांतर रेखाएं खींची। ठीक है, देशांतर रेखाएं, तो इसके बाद वो उसने बोला कि भाई 23.5 डिग्री अक्षांश और मान लीजिए ये है आपकी 80 डिग्री देशांतर। ठीक है, तो उसके बाद उसने बोला कि भाई 23.5 डिग्री अक्षांश और 80 डिग्री देशांतर जहां पर मिलते हैं वो मेरी एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, तो इसके बाद मनुष्य को सही अंदाजा हो गया कि हाँ भाई ये एग्जैक्ट लोकेशन है, ये यहाँ से अपना सीधा एक टारगेट सेट करके यहाँ पे जा सकता था। ठीक है, तो इस प्रकार हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं से स्थिति का पूर्ण रूप से नॉलेज हो गई। ठीक है, स्थिति की पूर्ण रूप से नॉलेज हो गई। ठीक है, तो इस वजह से हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जरूरत पड़ी। तो अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाओं के बारे में हम पूरी डिटेल जानते हैं, उसके बाद हम आगे देशांतर रेखाओं पे बढ़ेंगे। अक्षांश रेखाओं के बाद तो जैसा कि आप सबको पता होगा ये हमारा ग्लोब हो गया। ठीक है, ग्लोब हो गया। तो इसके ऊपर अक्षांश रेखाएं क्या होती है। सबसे पहले अक्षांश रेखाओं की हम परिभाषा को समझते हैं कि ग्लोब के ऊपर खींची गई काल्पनिक, ग्लोब के ऊपर खींची गई काल्पनिक पूर्व से पश्चिम की ओर रेखाएं क्या कहलाती है, आपकी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ग्लोब के ऊपर खींची गई पूर्व से पश्चिम काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, आपकी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं अक्षांश रेखाओं में। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ एक अक्षांश रेखाओं के बारे में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश।
0 डिग्री अक्षांश। उसके बाद जानते हैं कि टोटल अक्षांश कितने हैं। तो पूछता है बार बार क्वेश्चन एग्जाम में, तो कुल अक्षांश कितने हैं आपके, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो कुल अक्षांश है 181। ठीक है। और नोट करने की बात है, अगर पूछे कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आपके कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, कुल अक्षांश तो हो गए आपके 181 और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है आपकी, तो ये है आपकी 179। ठीक है। ये दो का डिफरेंस क्या आया अभी पता, कैसे आया अभी पता लगाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा का क्या नाम रख दिया, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा या इस साइड लिख देते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है। पृथ्वी गोल है तो इसको दो भागों में बांट रही है, तो ये क्या हो गया, भूमध्य वर्त या विषुवत वर्त भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध बोला गया, क्योंकि ये हाफ बच गया, वृत्त के आधे भाग को गोलार्ध बोलते हैं, तो ये क्या बच गया आपका उत्तरी गोलार्ध। और ये नीचे वाले भाग को क्या बोला गया, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध बोला गया, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोला गया। ठीक है। तो ये इस प्रकार टोटल कितनी कुल अक्षांश रेखाएं खींची गई, 179। ठीक है। तो 90 ये आपकी ऊपर हो गई और 90 ये आपकी इस प्रकार नीचे हो गई। ठीक है। ये 0, 90 ऊपर 90 नीचे, तो 90 कितने हो गए 180 और एक ये हो गई। ठीक है। कितनी हो गई आपके कुल 181। ठीक है। 181 टोटल तो हो गए 181। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये तो हो गए हमारे रेखाएं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है। लेकिन जो ये उत्तरी ध्रुव पे इसको क्या बोला गया, 90 डिग्री नॉर्थ को, ये क्या है, पॉइंट है, ये बिंदु है ना कि आपका एक रेखा है, ऐसे ही नीचे है। ठीक है। 90 डिग्री साउथ, तो ये क्या है, आपके पॉइंट है। तो ये अक्षांश तो है लेकिन ये अक्षांश रेखाओं में काउंट नहीं होते। तो 181 में से हम 2 माइनस कर देते हैं तो आपका क्या बच जाता है 179। ठीक है। तो ये कई बार एग्जाम में पजल हो जाते हैं बच्चे कि कुल अक्षांश पूछ लिया जाता है और अक्षांश रेखाओं के 179 को हम टिक करके आ जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि क्या पूछा गया है, कुल अक्षांश पूछा गया है या कुल अक्षांश रेखाएं पूछी गई है। ठीक है। और अगर क्या करेगा एग्जामिनर, कुल अक्षांश पूछेगा तो 179 ए ऑप्शन देगा। ठीक है। हम जल्दबाजी में आगे देखते भी नहीं कि क्या पूछ रखा है, हाँ अक्षांश और 179 है, हम टिक करके आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन अब ये गलतियां नहीं करनी है। ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है, अक्षांश पूछा गया है या अक्षांश रेखाएं पूछी गई है। अक्षांश पूछे तो 181 और अक्षांश रेखाएं पूछे तो 179। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध। ये 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 90 डिग्री उत्तरी, और ये हो गया 90 डिग्री दक्षिणी। ठीक है। इसमें अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और अक्षांश रेखाओं के बारे में जहां से क्वेश्चन बनते हैं हमारे और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाओं के बारे में जानते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका 90 डिग्री साउथ और ये हो गया आपका 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा अभी 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि बताइए सबसे बड़ी
सबसे बड़ा अक्षांश वर्त कौन सा है? तो सबसे बड़ा अक्षांश वर्त भी क्या होगा आपका? 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश हो गया, क्योंकि बीचों बीच खींचा गया है। उसके बाद पृथ्वी की इस साइड भी लंबाई चौड़ाई कम होती जा रही है और नीचे भी कम होती जा रही है, तो यह सबसे बड़ा वर्त हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या क्या ये हो गया 23.5 डिग्री अक्षांश। इसका क्या नाम रखा गया? इसका नाम रखा गया कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, इसी प्रकार नीचे भी आए 23.5 डिग्री, इसका क्या नाम रखा गया? इसका नाम रखा गया मकर रेखा। ठीक है, इसके बाद हम आगे और गए तो इसका नाम क्या रखा गया? 66.5 डिग्री अक्षांश का आर्कटिक, आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक वृत्त। ऐसे ही हम नीचे आए, ये हो गया हमारा 66.5 डिग्री, तो इसका क्या नाम रखा गया? अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त या रेखा। ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ये कुछ एक रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए 66.5 डिग्री को क्या कहा जाता है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है। तो ये अलग अलग घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोला जाता है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोला जाता है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त बोला जाता है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त बोला जाता है, 90 डिग्री उत्तरी को उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री साउथ को दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ये कुछ एक अक्षांश रेखाएं हो गई। तो इसमें से और भी क्वेश्चन पूछता है कई बारी कि भाई 23.5 डिग्री कर्क रेखा बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, भारत से होकर गुजरती है, तो यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। ये जो मान लीजिए ये अक्षांश है, इनके बीच की दूरी, उससे पहले हम जानते हैं कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो कितनी होती है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी आपकी 111 किलोमीटर। ठीक है, दो अक्षांशों के बीच, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि भाई दो अक्षांशों के बीच की जगह को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या बोला जाता है आपका? जोन या अक्षेत्र, न सॉरी कटिबंध, जोन या कटिबंध। ठीक है, तो दो अक्षांशों के बीच की जगह को क्या कहा जाता है? जोन या कटिबंध। ठीक है, उसके बाद अक्षांश रेखाएं हमें जलवायु का पता, अक्षांश रेखाओं से हमें जलवायु का पता भी लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से अक्षांश रेखाओं से हमें किसका पता लगता है? तो वो 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से आपको एक दे देगा जलवायु। ठीक है, तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? जलवायु। तो जलवायु का पता कौन सी रेखाओं से लगता है? अक्षांश रेखाओं से। ठीक है, इसी के आधार पर हम मौसम का विभाग भी करते हैं कि कौन से क्षेत्र में कैसा मौसम किस टाइम रहता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि भाई ये जो जोन कटिबंध बनाए गए हैं, इसके आधार पर, अक्षांश रेखाओं के आधार पर, तो ये जोन कटिबंध कितने बनाए गए हैं? हमारी पूरी पृथ्वी पर 4 जोन या कटिबंध बनाए गए हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम अभी पढ़ते हैं आपका डिटेल से। तो क्वेश्चन पूछेगा पूरी पृथ्वी पर टोटल कितने जोन है? तो पूरी पृथ्वी पर कितने जोन है? 4 जोन। जोन किसको बोलते हैं? दो अक्षांश रेखाओं के बीच के अक्षेत्र को जोन बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश,
या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं हमें किसका पता अक्षांश रेखाओं से हमें किसका पता लगता है? जलवायु का। तो जलवायु को किस आधार पर बांटा गया है? अक्षांश रेखाओं के आधार पर। तो कितने भागों में बांटा गया है? चार जोन बनाए गए हैं, या कटिबंध बोल सकते हो, 4 कटिबंध, ठीक है। पहला है आपका उष्ण कटिबंध, दूसरा है आपका उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, तीसरा है आपका शीतोष्ण कटिबंध, चौथा है आपका ध्रुवीय कटिबंध, ठीक है। पूरी पृथ्वी को 4 जोन में डिवाइड कर दिया, ये 4 जोन हो गए आपके। इसके बाद पढ़ते हैं हम कि कौन सा जोन कौन सा है, कहां पे पड़ता है, और कौन सा जोन कहां पे पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0 डिग्री। तो ये हो गया, किसी बुक में 23.5 लिख रखा है, यहाँ पे किसी में 30 लिख रखा है, किसी में 20 लिख रखा है, ठीक है। तो उष्ण कटिबंध, बस ये हमें एक समझने का तरीका आना चाहिए, उसमें ये नहीं रहता कि भाई कौन से कटिबंध, नहीं पूछता कभी भी कौन सा कटिबंध 0 से 20 तक है या 40 तक है या कैसे है, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई ये तरीका कैसे, कहाँ से, क्यों पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0 से हम पढ़ेंगे 30, ठीक है, 0 से 30, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो वह क्षेत्र जो 0 से 30 डिग्री उत्तर और 0 से 30 डिग्री दक्षिण के बीच आता है, क्या कहलाता है? आपका उष्ण कटिबंध, ठीक है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका उष्ण कटिबंध, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कि 30 से 45.5 45.5 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री से 45.5 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री से 45.5 डिग्री दक्षिणी, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आपका उपोष्ण कटिबंध, ठीक है। यह क्षेत्र क्या हो गया? उपोष्ण कटिबंध। यह क्या हो गया? उष्ण कटिबंध, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, 45.5 से 66.5 डिग्री, 66.5 और 66.5, ठीक है। तो 45.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी व 45.5 से 66.5 डिग्री दक्षिणी, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। ये कौन सा जोन है? शीतोष्ण कटिबंध। ये हो गया आपका उष्ण कटिबंध, ये हो गया आपका उपोष्ण, और ये क्या हो गया? शीतोष्ण, ठीक है। इसके बाद जो बच गया 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, ठीक है। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध, ये वाला क्षेत्र आपका, ठीक है। इसमें बस आपको कटिबंध एक ही बात ध्यान रखनी है कि जितना का ऊपर आप उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र ले रहे हो उतना ही आपका नीचे वाला भी आएगा, दक्षिणी ध्रुव का भी, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध का भी जितना उत्तरी गोलार्ध का उतना ही दक्षिणी गोलार्ध का, ठीक है। ये इस प्रकार डिवाइड किए गए हैं। तो ये क्या हो गया आपका? सबसे नीचे वाला शीतोष्ण, ठीक है। इस प्रकार
अक्षांश रेखाओं के आधार पर 4 जोन बनाए गए हैं पूरी पृथ्वी पे, ठीक है, जहां जिनके आधार पर मौसम का बंटवारा किया गया है। तो अभी जानते हैं कि उष्ण कटिबंध में कैसा मौसम रहता है, उपोष्ण में कैसा रहता है और शीतोष्ण में कैसा रहता है, ठीक है। तो कई बार पूछा गया है कि उष्ण कटिबंध में कैसा मौसम रहता है। तो उष्ण कटिबंध में आपका गर्मी और सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो गर्मी और सबसे ज्यादा बारिश कौन से क्षेत्र में होती है? उष्ण कटिबंध में, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करेगा कि गर्मी और सबसे ज्यादा बारिश कौन से कटिबंध में होती है? तो आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उष्ण कटिबंध में, ठीक है। उसके बाद आते हैं उपोष्ण कटिबंध में। तो उपोष्ण कटिबंध में आपका मौसम कैसा रहता है? तो उपोष्ण कटिबंध में आपका मौसम रहता है 6 महीने गर्मी और 6 महीने ठंड, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछे कि 6 महीने गर्मी और 6 महीने ठंड कौन से कटिबंध में होती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उपोष्ण कटिबंध, ठीक है। उसके बाद आता है शीतोष्ण कटिबंध। तो ठंड कहां पे होती है? ठंडा मौसम तो ठंडा मौसम कहां पे रहता है आपका? शीतोष्ण कटिबंध में। उसके बाद बच गया आपका, ये ध्रुवीय कटिबंध है भाई, ठीक है। ध्रुवीय कटिबंध 90 डिग्री 66 से 90 डिग्री उत्तरी व 66 से 90 डिग्री साउथ का क्षेत्र कौन सा था आपका? ध्रुवीय कटिबंध, ठीक है। ध्रुवीय कटिबंध। तो हमेशा 12 के 12 महीने कहां पे बर्फ पड़ी रहती है आपका पूछे तो? अगर ध्रुवीय कटिबंध पे, ठीक है। तो ध्रुवीय कटिबंध पे क्या होता है? हमेशा बर्फ, हमेशा बर्फ, ठीक है। तो ध्रुवीय कटिबंध पे क्या होगा? हमेशा बर्फ रहेगी। गर्मी और सबसे ज्यादा बारिश उष्ण कटिबंध में, 6 महीने गर्मी और 6 महीने ठंड उपोष्ण कटिबंध में। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध में क्या होगा? ठंडा मौसम और 12 महीने बर्फ कहां पे पड़ी रहेगी? ध्रुवीय कटिबंध में, ठीक है। तो ये हो गया आपका कटिबंध जोन का पूरा बायोडाटा, ठीक है। तो उसके बाद आगे हम चलते हैं अक्षांश रेखाओं में। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो उसके बारे में जानते हैं। तो आपका विषुवत रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा 13 देशों से। और आपकी कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से। और उसके बाद आता है मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है आपकी? तो मकर रेखा हो जाएगा 12 देशों से, ठीक है। ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको विषुवत रेखा हो गया 13 देशों से और कर्क रेखा हो गई 18 देशों से और आपकी मकर रेखा कितने देशों से हो गई? 12 देशों से, ठीक है। ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है अक्षांश रेखाओं में से जो बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे अक्षांश रेखाओं से, जिसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि असौ अक्षांश का क्षेत्र कौन सा है? असौ अक्षांश, ठीक है। ये एक टर्म है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। तो असौ अक्षांश के बारे में जानते हैं। तो ये हो गया हमारी पृथ्वी 0 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ, ठीक है। तो असौ अक्षांश का क्षेत्र कौन सा है? 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ, ठीक है। ये वाला क्षेत्र आपका क्या है? असौ अक्षांश कहलाता है, ठीक है। ये वाला
पूरा का पूरा क्या कहलाता है आपका, असव अक्षांश। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे कि असव अक्षांश का क्षेत्र कौन सा है, तो 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी व 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी ध्रुव में जो जगह पड़ती है, जो क्षेत्र आता है, उस वह क्या कहलाता है, असव अक्षांश। ठीक है, यहाँ पर बड़े बड़े चक्रवात उत्पन्न होते हैं, तो इसके पीछे कुछ एक स्टोरी भी बनी हुई है और बताया जाता है कि पुराने समय में यहाँ से मतलब घोड़ों का व्यापार होता था। ठीक है, तो घोड़ों का व्यापार होता था तो यहाँ पर बड़े बड़े चक्रवात उत्पन्न होते ही रहते हैं। तो कई बार क्या होता था, व्यापार करते समय बहुत सी किश्तियां और जो जिनमें घोड़े ले जाए जाते थे जहाजों में, तो उनमें वो जहाज यहाँ पर आकर डूब गए। ठीक है, तो अभी जैसे ही हमारे खोजकर्ता यहाँ पे कुछ एक मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, तो यहाँ से इन दो क्षेत्रों से 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ के बीच कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो इन दो क्षेत्रों से घोड़ों के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर बताते हैं कि इस जगह का क्या नाम रखा गया, असव अक्षांश। ठीक है, तो इसके पीछे की कहानी ये थी। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई असव अक्षांश का क्षेत्र कौन सा है, तो ये आप ध्यान रखना, आगे से आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी अक्षांश रेखाएं। इसके बाद हम चलते हैं देशांतर रेखाओं के ऊपर। ठीक है, देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं, क्या क्या क्वेश्चन वहां से बनते हैं और देशांतर रेखाएं किन्हें कहा जाता है। ठीक है, अब आ गया आपका देशांतर रेखाएं। ये दोनों की दोनों काल्पनिक है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं, अपने अपने मतलब सुविधा के अनुसार ये बनाई गई हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम देशांतर रेखाओं में कि देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। ये हो गई पृथ्वी, ये तो हमने अभी पढ़ा अक्षांश। ठीक है, तो पृथ्वी के ऊपर खींची गई उत्तर से दक्षिण लंबवत रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ये है आपकी अक्षांश देशांतर रेखाएं, सॉरी, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई लंबवत रेखाएं देशांतर रेखाएं, या जो ग्लोब के ऊपर खड़ी रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो ग्लोब पर खड़ी रेखाओं को क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाएं। ठीक है, उसके बाद जानते हैं ये हमारा 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ते हैं कि भाई देशांतर रेखाओं से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गई देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं, ग्लोब के ऊपर खड़ी रेखाएं देशांतर रेखाएं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है यहां से कि देशांतर रेखाओं के बीच कितनी जगह होती है, तो देशांतर रेखाओं के बीच 111.32 किलोमीटर जगह होती है। ठीक है, 11.32 यहां पे बीच में। ठीक है, ध्रुवों पर अगर पूछे कि ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है, तो 0 किलोमीटर होती है। इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि ये यहां से बिल्कुल यहां से स्टार्ट होती है, यहां पे आके मिल जाती हैं। तो इनके ऊपर ध्रुवों के ऊपर कितनी दूरी होती है, 0 किलोमीटर। ठीक है, वैसे नॉर्मल पूछे तो इनके बीच कितनी दूरी होती है, 111.32 किलोमीटर। इनकी टोटल संख्या कितनी है, तो इनकी टोटल संख्या आपकी 360। ठीक है, तो पूछे कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360, और इनके बीच दूरी 111.32 किलोमीटर। ठीक है, और इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बीच की दूरी वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं,
तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं आपका, इस क्षेत्र को कहा जाता है गोरे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को जोन या कटिबंध, और इनके क्षेत्र बीच के क्षेत्र को गोरे। ठीक है, ध्यान रखना आप कि देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या, दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, गोरे। ठीक है, इसके बाद इसमें नेक्स्ट करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इससे और बनते हैं देशांतर रेखाओं से। तो जैसा कि हमने पढ़ा, अक्षांश रेखाएं जलवायु को निर्धारित करती थी। तो देशांतर रेखाओं से हमें क्या क्या पता चलता है उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देशांतर रेखाओं से हमें एक तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा का पता चलता है और एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। हम देशांतर रेखाओं के आधार पर ही इनका निर्धारण करते हैं। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, सबसे पहले पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के बारे में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। तो क्या हुआ था आपका, 22 अक्टूबर 1884 को, 22 अक्टूबर, डेट ध्यान रखना बहुत बार पूछी गई है। 22 अक्टूबर 1884 को वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी यूएसए में पड़ता है, एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुई थी। ठीक है, उसमें इस अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा का निर्धारण किया गया था कि कौन सी देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि समय रेखा कहलाएगी। ठीक है, तो 22 अक्टूबर 1884 को वाशिंगटन डीसी में यह निर्धारण किया गया कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा जीरो डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा घोषित किया गया। ठीक है, कब, 22 अक्टूबर 1884 को। कहां पर एक बैठक हुई थी आपकी, वाशिंगटन डीसी में, यूएसए में। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। ठीक है, यहां से ये सिलेक्ट किया गया कि भाई ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है यह अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा होगी। इसी के आधार पर पूरे विश्व के समय का निर्धारण होगा। ठीक है, इसमें और क्या क्या क्वेश्चन पूछता है आपसे, इसमें पूछता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा को और किस नाम से जाना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा को और किस नाम से जाना जाता है, प्रधान रेखा के नाम से भी, प्रधान रेखा। ठीक है, प्रधान रेखा के नाम से भी 0 डिग्री देशांतर रेखा को जाना जाता है। ठीक है, तो ये कहां से होकर गुजरती है, क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये ग्रीनविच, लंदन, इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच लंदन, इंग्लैंड। ठीक है, ग्रीनविच लंदन इंग्लैंड से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन पूछेगा 0 डिग्री देशांतर जो समय निर्धारण करती है वह कहां से होकर गुजरती है। तो ग्रीनविच लंदन इंग्लैंड से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है तो इसको और किस नाम से जाना जाता है, ग्रीनविच समय रेखा। ठीक है, ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी के आधार पर पूरे विश्व का समय का निर्धारण होता है। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरी पृथ्वी पर टोटल कितने टाइम जोन हैं। तो पूरी पृथ्वी पर टोटल 24 टाइम जोन है। ठीक है, ये इनका निर्धारण कैसे हुआ, तो हमारी पृथ्वी पूरा अपना एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, 24 घंटे का। तो 24 घंटे में हमारी पृथ्वी पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो 1 घंटे में 360/24। इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 36, 12 दूनी 24, 15 डिग्री। ठीक है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है। तो 1 मिनट में, एक देशांतर को पार करने में कितना समय लेगी, तो एक देशांतर को पूरा करने में 4 मिनट का समय लगेगा आपका।
ठीक है। तो 1 डिग्री देशांतर को पूरा करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इसमें बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपको डायरेक्ट कोई भी देशांतर का वो कोई भी देशांतर दे देगा कि भाई बताइए कि 82.5 डिग्री देशांतर पर कितना समय होगा, तो कौन सी इसके आगे, कौन से समय देशांतर रेखा से आगे चलता है, कौन सा पीछे चलता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि 1 डिग्री देशांतर को पूरा करने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का, ठीक है। आप इसका ध्यान रखना, इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन भी सोल्व होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ भारत का समय आपको सोल्व करके दिखाएंगे और बाद में जो हमारी एमसीक्यूज की, जो इसके एमसीक्यूज लेके आएंगे वहाँ पर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। आप इसी के आधार पर देखना कि हम कैसे भारत के समय को निकालते हैं, उसी के आधार पर आप और भी किसी भी समय को निकाल सकते हैं। आप घर पे अपनी ट्राई करें, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट करके बताएं, हम आपको और अच्छी तरह से वहाँ पे बता देंगे। और या फिर जब इसके एमसीक्यूज लेके आएंगे वहाँ पे भी इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं आगे। 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर हो गया, ठीक है। तो अपने अपने हर देश का अपना अपना एक मानक समय होता है, स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार भारत का भी मानक समय है। तो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन पूछता है बार बार। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का समय लिया गया है। तो भारतीय मानक समय कौन सी रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये कहाँ से होकर गुजरती है, ये होकर गुजरती है आपका नैनी गांव से, जो पड़ता है मिर्जापुर जिले में, इलाहाबाद के मिर्जापुर जिले का गांव नैनी यूपी में जो पड़ता है, ठीक है। तो ये यहां से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है। तो यह पूछता है कि ग्रीनविच समय रेखा से कितना आगे है या फिर कितना पीछे है। तो ठीक है, इसके पीछे एक बात होती है कि जो डिग्री देशांतर है उसके पूर्व में जो होगा वह समय आगे होगा और जो पश्चिम में होगा वह समय पीछे होगा। तो यह क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो यह ग्रीनविच समय से आगे होगा, ठीक है। तो वह आगे कितना है, 5.5 घंटे। 5.5 घंटे हमारा भारत का समय ग्रीनविच समय से आगे है, ठीक है। अगर पश्चिम में होता तो पीछे होता। ये इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है ये कि भाई बताइए 82.5 डिग्री पश्चिम देशांतर पर कितना समय होगा अगर ग्रीनविच समय पर ये टाइम है, तो ठीक है। तो कैसे निकालते हैं उसको अभी हम समझते हैं। तो इसी से समझेंगे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का समय आगे है, ठीक है। भारत का समय आगे है। तो ये किस प्रकार निकाला गया, तो जैसे कि हमने पढ़ा कि 1 डिग्री में 4 मिनट, ठीक है। तो 82.5 डिग्री में 82.5 को हम 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है 3300 आ गया। इसको अगर हम 60 से डिवाइड करें, 6 पंजे 30, 30 6 पंजे 30, 5.5, ठीक है। तो कोई भी डिग्री दे रखी है जैसे कि 82.5, 83.5, 84.5, 82, 90, 100, 105, ठीक है। तो उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर ग्रीनविच समय से पूर्व में है तो समय ग्रीनविच जैसे कि 12 बजे हैं, अगर ग्रीनविच समय पर 12 बजे हैं तो भारत में कितने बजे होंगे, 5:30, ठीक है। तो अगर पूर्व में पूछे तो हम प्लस कर देंगे, अगर पश्चिम में पूछे तो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर यही टाइम माइनस में होगा तो 12:30 में से हम 12 में से हम 5.5 घंटे माइनस कर देते, ठीक है। तो इस प्रकार आप ध्यान रखना और ये क्वेश्चन आप घर पे सोल्व करके देखना, ठीक है। अगर आपसे नहीं होते हैं तो कमेंट करके बताना, हम वहां पे आपको और अच्छी तरह से समझाएंगे या फिर इसके एमसीक्यूज में वो और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि 1 डिग्री 4 मिनट, 82.5 डिग्री था, 4 से मल्टीप्लाई किया, 60 से भाग किया, 5.5 घंटे आगे आ गया, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, नैनी मिर्जापुर इलाहाबाद के यूपी से,
ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ये था आपका अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। इसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के ऊपर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, तो जिस दिन आपका अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा का निर्धारण हुआ उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का भी निर्धारण हुआ। ठीक है, कि कौन सी डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाएगी आपकी, उसका निर्धारण भी आपका उसी समय हुआ। तो डेट कौन सी थी आपकी, आपको ध्यान रखना चाहिए 22 अक्टूबर 1884। ठीक है, तो 22 अक्टूबर 1884 को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण हुआ। तो कौन सी कहलाई आपकी, इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ये यहाँ पे आपका मैप है, ये 0 डिग्री देशांतर है, ये हो गई आपकी 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया। कब, 22 अक्टूबर 1884 को। कहां से, वाशिंगटन डीसी यूएसए से। ठीक है, आप इसका ध्यान रखना, इस डेट का और ये जगह का, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाएगी आपकी। ठीक है, इस बात को इस समय इस दिन घोषित कर दिया गया। इससे और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, कि पूछा जाएगा कि मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय 180 डिग्री देशांतर के पूर्व में अगर सोमवार है तो पश्चिम में कौन सवार होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें अगर आपका पूछे कि भाई 180 डिग्री देशांतर के पूर्व में समय आगे रहता है और पश्चिम में पीछे रहता है। ठीक है, तो अगर यहां पर आपके सोमवार है, इस जगह पर मान लीजिए 180 डिग्री देशांतर के यहाँ पे सोमवार है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पे एक दिन पीछे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका रविवार। ठीक है, तो पूर्व में आगे, पश्चिम में पीछे। ठीक है, तो ये 180 डिग्री देशांतर के पश्चिम में है। ये वाला एरिया यहाँ से अगर आप ग्लोब पर देखोगे तो ये पूरा यूं गोल है, यहाँ पे हमने ये इस प्रकार लिया गया है। तो ये वाला एरिया यहाँ से आप कनेक्ट करेंगे तो सोमवार, यहाँ पे अगर सोमवार है तो यहाँ पीछे क्या हो जाएगा, एक दिन पीछे चला जाएगा 24 घंटे, क्योंकि 12 घंटे ये हो गए और 12 घंटे ये हो गए आपके। ठीक है, तो 24 घंटे पीछे चला जाएगा क्योंकि ये आपके पश्चिम में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोमवार है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रविवार। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो जब हम इनके एमसीक्यूज करेंगे तो वहाँ पर इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि 180 डिग्री देशांतर के पूर्व में समय आगे होता है और पश्चिम में समय पीछे होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सोमवार है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रविवार। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन वहाँ पे लेके आएंगे हम एमसीक्यूज में, वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपका थ्योरेटिकल पार्ट अक्षांश और देशांतर रेखाओं का। ठीक है, बहुत ही जल्द हम इसका एमसीक्यूज लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।